नमस्कार। उत्तर प्रदेश टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलते हैं। यह पार्ट 8वें नंबर तक आ चुका है, यानी पहले 7 वीडियो बनाए जा चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने 7 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमबद्ध तरीके से देख सकता है और जो क्वेश्चन ना आए उनका नोट्स बना सकता है। लीजिए, पार्ट नंबर 8 का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो चुकी है। इसी पीडीएफ में हम क्रमबद्ध तरीके से ऐड करते चले जा रहे हैं प्रश्नों को। तो हम पिछले वीडियो में 55 नंबर प्रश्न तक बात कर चुके थे। ये कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न था। इसका आंसर बता दे रहे हैं हम। सौर ऊर्जा को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा। रिन्यूएबल सोर्स है, क्लियर है। नया हो सकता है प्रकृति में, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 56 नंबर से। सवाना ग्रासलैंड या घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो इसका राइट ऑप्शन पहचान लीजिएगा। ये देखिएगा, आपके पूरी पृथ्वी में 0 डिग्री है जो, इसके बाद कर्क रेखा यहाँ होती है, ये मकर रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं के बीच जो घास पाई जाती है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास होती है। यह घास गर्मियाँ अधिक होती हैं यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय घास कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। सवाना घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, 57 नंबर का है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वेज नहर, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह बनाया जाता है। अपनी तैयारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से नियमबद्ध अनुशासित रूप से करते जाइएगा, जिससे आप जॉब के लिए, सुपर टेट के लिए तैयार होते जाएं। जल्दबाजी मत कीजिए। पढ़ाई में अनुशासन इम्पॉर्टेंट होता है। क्रमबद्ध तरीके से करते जाइए, जितना हम क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। यूपी टेट के लिए जो पर्यावरण है ना, उससे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न पर नज़र रखिए। स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप महाद्वीप के बीच की दूरी लगभग कम हो गई है। कितने किलोमीटर कम हो गई है? 2000, 7000, 12000 या 5000? तो इसका राइट ऑप्शन है 57 नंबर का 7000, यानी बी ऑप्शन सही है। स्वेज नहर जब बन गई है, स्वेज नहर देखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच बनी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व कॉर्नर में है। वहाँ के उस मिट्टी वाले इलाके को काट दिया गया है, तो अफ्रीका के दक्षिण से नहीं गुजरना पड़ता है। तो इतनी दूरी कम हो गई है, अब जहाज सीधे यूरोप महाद्वीप जा सकते हैं भारत से। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। दूरी याद रखिए, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। अगला प्रश्न है 58। सार्गेसु सागर किस महासागर का हिस्सा है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? यानी ये मिट्टी से नहीं लगता है, तट से, किनारों से नहीं लगता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत, दक्षिण या आर्कटिक? ये ऑप्शन थे, आपने पहचान लिया होगा। यह राइट विकल्प है, पहला विकल्प। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये महासागर के अंदर सागर है, सारगेसो सागर। इसमें सारगेसम घास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? सारगेसो। यह तट से सीमा नहीं बनाता, यानी महासागर के अंदर है, पानी के अंदर है। और एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा है जिसको चारों ओर से घेर लेती है, तो एक अलग सिचुएशन बनती है जिसे सागर कहते हैं, सारगेसो सागर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। किस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास सबसे अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार है? यानी जिस हाई कोर्ट के अंदर बहुत से राज्य आ रहे हों और चारों में तुलना करनी है, उसमें उसके पास सबसे अधिक हैं। तो कोलकाता, गुवाहाटी, बॉम्बे या मद्रास हाई कोर्ट? तो देखिएगा, न्यायिक क्षेत्र किसका अधिक है? तो राइट ऑप्शन आपके सामने चारों विकल्प में से एक होगा। इसका राइट ऑप्शन है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ध्यान से नोट कीजिएगा, इसका डिटेल हम बताएंगे और आंसर भी ध्यान से पहचान लीजिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास 4 राज्य हैं एक्स्ट्रा। देखिएगा, डिटेल हमने लिख दी है इसी वीडियो में। ये रहा गुवाहाटी हाई कोर्ट का कुछ डिटेल। इसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। ये पूछ लेता है पेपर, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये 4 राज्य गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं। जबकि कोलकाता हाईकोर्ट के साथ पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार न्याय पाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ देखिएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, यानी महाराष्ट्र एक राज्य, गोवा एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बॉम्बे हाईकोर्ट से न्याय पाता है। क्लियर है? जबकि मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु और पुडुचेरी न्याय पाते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, यानी कौन? ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में 4 राज्य न्याय पाते हैं। तो यही क्षेत्राधिकार ज़्यादा हो गया ना,
ये वाले 4। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने ये आ चुका है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी अपर हाउस में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 2, 10, 12 और 15। पहचान लिया होगा, इसका सिंपल प्रश्न है ये, लेकिन किस क्षेत्र से किया जाता है ये एक बार देखिएगा, डिटेल हम बताते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत यानी मन के हिसाब से चुन करके भेज सकते हैं। वो बस फिक्स हैं कि किन क्षेत्रों से होंगे। देखिएगा वो क्षेत्र ये लिखे हुए हैं आपके सामने। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति कितने सदस्यों को? 12। किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से उनका मनोनयन करते हैं। ये पूछा जाता है पेपर में, अनुच्छेद पूछेगा, कौन करता है, कितनी संख्या करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मनोनीत 12 और 80 अनुच्छेद के तहत कुछ विशेष क्षेत्रों से किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं, प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। पढ़ाई में अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। 61 नंबर कह रहा है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मोरारजी देसाई, अन्ना हजारे, अशोक सेन या एल.एम. सिंघवी? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। लोकपाल आंदोलन याद होगा, अन्ना हजारे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन 2011 में किया था, उसी में ये शब्द पूछा गया है। सबसे पहले ये शब्द किसने प्रयोग किया था? तो आंसर है एल.एम. सिंघवी। पूरा डिटेल देंगे इस प्रश्न का, देखिएगा आगे, ये रहा डिटेल। लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रख्यात विधिवेत्ता, संसद सदस्य यानी संसद के सदस्य भी रहे हैं, एल.एम. सिंघवी ने, यानी लक्ष्मी मल सिंघवी पूरा नाम है, 1963 में किया था। ठीक। वर्तमान में लोकपाल यानी लोकपाल का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय माणिक राव यानी ए.एम. खानविलकर हैं। इन्हें 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो वर्तमान में लोकपाल कौन है? ए.एम. खानविलकर पूरा नाम है इनका, शॉर्ट फॉर्म में इनको जाना जाता है। 2024 में नियुक्ति हुई थी इनकी। यहाँ ध्यान दीजिए, लोकपाल केंद्र स्तर पर होता है और लोकायुक्त राज्यों के स्तर पर बनाया जाता है पद। क्लियर है? यह भ्रष्टाचार जैसे कामों की जांच करता है, ध्यान रखिएगा। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है। यानी लोकपाल और लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो अधिनियम 2013 के तहत। थोड़ा सा कठिन जरूर था प्रश्न, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने सबसे पहले शब्द प्रयोग किया? एल.एम. सिंघवी। लोकपाल कहाँ? केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर लोकायुक्त शब्द है, और ये पहली बार एल.एम. सिंघवी ने 1963 में शब्द प्रयोग किया है, और ये वर्तमान में ए.एम. खानविलकर महोदय जी हैं जो सेवानिवृत्त हैं, यानी न्यायाधीश ही पुराने बनाए जाते हैं इस पद पर। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 62। तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति केवल कहाँ की जाती है? एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्तियाँ कहाँ की जाती हैं? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर जो कोर्ट होता है वहाँ पर? राइट ऑप्शन पहचानिएगा, 62 का कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान से नोट कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडहॉक न्यायाधीशों या एडहॉक जजेस की नियुक्ति कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में बाढ़ यानी फ्लड की चेतावनी और पूर्वानुमान कौन संस्था का नोडल एजेंसी है जो जारी करता है? कौन सा संस्था नोडल एजेंसी है जो पूर्वानुमान बाढ़ की और चेतावनी जारी कर सकती है? तो ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। राइट ऑप्शन पहचानिए जरा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर। सोचिए क्या आंसर होगा इसका सही। आप, हमें पता है इसमें गलती करेंगे आप, लेकिन आपको बहुत जल्दी पड़ी रहती है। आंसर दीजिए सर। आंसर करके क्या करेंगे? थोड़ा धैर्य बनाइए, मन में थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए क्वेश्चन को, और रुकिए और आंसर देखिएगा जरा। बी ऑप्शन है, CWC, केंद्रीय जल आयोग भारत में बाढ़ से संबंधित चेतावनी और पूर्वानुमान जारी करता है। लीजिए इसकी डिटेल, नोट कीजिएगा जरा इस CWC को। ये देखिए, भारत में चेतावनी और पूर्वानुमान जारी केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन नोडल एजेंसी करती है। यह एजेंसी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है। आपके यूपी टेट में सिलेबस देखिएगा, आपदा प्रबंधन है, उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चारों ऑप्शन ये रहे आपके सामने। भारत का कौन सा राज्य हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करता है और जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है?
फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और इसको ये टाइटल किस राज्य में दिया जाता है, त्योहारों का त्यौहार। तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, नागालैंड बहुत बार चर्चों में रहा है, ये पेपर में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा 65, पर्यावरण शब्द का किस भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पर्यावरण जो एनवायरमेंट शब्द है ना, किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक। राइट ऑप्शन पहचानिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा आपका मन कौन सा ऑप्शन की ओर जा रहा है। राइट ऑप्शन है इसका फ्रेंच, बा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है इसका। फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है, देखिए ये लिख दिया है हमने, फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रश्न पूछ लेता है किस शब्द से बना है, तो अगर ये शब्द आ जाए तो आंसर आपको देना होगा। तो एनवायरोनर शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, क्वेश्चन का स्तर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, अनुशासित होकर के पढ़िए, आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर होगी। आप रील समझ के मत देखिएगा वीडियो को, आप पढ़ाई समझ के करिएगा, इसलिए हमने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर के अंतिम रविवार, अक्टूबर का पहला सोमवार, अगस्त का दूसरा शनिवार, मार्च का चौथा मंगलवार। इसी रूप में प्रश्न आया था परीक्षा में, इसलिए हमने ये सेम रखा है, कोई भाषा बदलाव नहीं किया है। सचेत होकर के विश्व नदी दिवस पूछा है, ना कि राष्ट्रीय नदी दिवस। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा जरा, सितंबर के चौथे रविवार को या अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ये सितंबर माह के चौथा रविवार भी लिख सकता है या अंतिम रविवार, तो ये दोनों लाइन समझ के सितंबर महीने के अंतिम रविवार होगा या तो चौथा रविवार लिख सकता है। तो विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इसी का देखिएगा हमने लिख दिया एक लाइन, भारतीय यानी राष्ट्रीय नदी दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, या भारत की राष्ट्रीय नदी यमुना है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। आज का ये प्रश्न कमेंट बॉक्स वाला है, प्लीज़ यमुना नदी का उद्गम स्थल, कावेरी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल और गंगा का उद्गम स्थल बता दीजिएगा, और राष्ट्रीय नदी कौन है ये भी लिख भेजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपके टॉपिक मन में और अच्छे से शार्प होते चले जाएंगे। इसलिए प्लीज़ जिन क्वेश्चंस में आपको मज़ा आए या समझ में ना आए, दोनों स्तर पे आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया करिए। अच्छे लगते हैं वीडियो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइन लिखा करिएगा, उन्हें पढ़ करके हमें अच्छा लगता है, और जो समझ में नहीं आता है वो भी लिख भेजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उन क्वेश्चंस को सम्मिलित करेंगे। क्लियर है, किसी टॉपिक विशेष पर आप क्वेश्चन चाहते हैं वो टॉपिक भी लिख भेजिएगा, तो हम उसको सम्मिलित करेंगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।